हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल। चलिए आप लोगों को मेंटर एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल्स के ऊपर में रीड कर लिए होंगे कि आज 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का होने वाला है, जिसमें से हम आप लोगों को टॉप 4 क्वेश्चन जो है किस तरह से लिखेंगे आज की वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाले हैं। ये टॉपर सीरीज बाबू 50 डेज का है, जिसका 1, 2 और आज इसका तीसरा क्लास है बाबू। यदि कोई स्टूडेंट आज न्यू देख रहे हैं इस वीडियो लेक्चर को, सर्वप्रथम आप 1 और 2 को देख ले। उसमें किस तरह से हम प्लानिंग किए हैं बाबू, आपको किस तरह से पढ़ने की नीड है, और हम आज आपको सब्जेक्टिव लिखने का तरीका बताएंगे बाबू फिजिक्स का, कि फिजिक्स में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप डे 3 देखिए, लिखा हुआ है फिजिक्स, और इसका यदि हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे बाबू शॉर्ट क्वेश्चन का, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यदि हम बिहार बोर्ड 2026 की बात कर दे, उसमें फिजिक्स से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेगा बाबू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन की संख्या रहेगा 8, लेकिन आपको आंसर कितना देना है? केवल 4 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है बाबू। ये बात जान लीजिए, क्वेश्चन की संख्या रहेगा 8, लेकिन आंसर कितना देना है? केवल 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए, 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आज के वीडियो लेक्चर में बताएंगे बाबू। किस तरह से सब्जेक्टिव लिखेंगे तो बेहतरीन मार्क्स जो है एग्जामिनर देगा, उसी स्टाइल को फॉलो करने वाले हैं। ये बाबू टॉपर सीरीज है, यहां से जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वह डायरेक्ट आपको 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं आप लोग बिहार बोर्ड का, उसमें डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए, ताकि आप फिजिक्स के कैसे शॉर्ट क्वेश्चन को लिखते हैं इस वीडियो लेक्चर में संपूर्ण नॉलेज हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बाबू। क्वेश्चन यदि फर्स्ट की बात कर दे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन किसे कहते हैं बाबू? आवर्धन किसे कहते हैं? ये आपका क्वेश्चन है कि आवर्धन किसे कहते हैं। मैग्निफिकेशन और किसे कहते हैं? वर्णन करे, ये कह रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू कि आवर्धन किसे कहते हैं, व्हाट इज मैग्निफिकेशन एंड एक्सप्लेन भी उसको करना है बाबू। तो किस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को लिखिएगा और हम इसको किस तरह से लिखते हैं, ये आप देख लीजिए। सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो चीज बाबू पूछा गया है उसको क्या करेंगे, 2 पेन लेकर जरूर आइए। जहां पर अंडरलाइन कर रहे हैं बाबू, उस पेन को, उस शब्दों को आप अलग पेन से लिखिए, ताकि आपका जो आंसर शीट होगा अन्य के कंपैरिजन में बेस्ट दिखेगा। तब ही आपका कॉपी टॉपर के लिस्ट में जाएगा। तो आवर्धन किसे कहते हैं बाबू, इसको जानने के लिए, इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आवर्धन लिखेंगे बाबू, आवर्धन, और आवर्धन लिख करके अंडरलाइन कर देंगे। आवर्धन लिख कर क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। तब लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। कि अनुपात को क्या बोल देंगे? आवर्धन कहते हैं बाबू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस तरह से लिखना है। आवर्धन क्या है? यह डिफिनेशन हो गया आपका आवर्धन का, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है।
यदि लिख देंगे बाबू इसे एम से, स्मॉल एम से सूचित किया जाता है बाबू, सूचित किया जाता है, नहीं डिनोट करते हैं अपना लोग, किया जाता है। वर्णन भी कह रहा है करने के लिए बाबू, थोड़ा सा वर्णन भी कर देते हैं। यदि लिख लेंगे बाबू, यदि वस्तु की ऊंचाई, यदि वस्तु की ऊंचाई, यदि वस्तु की ऊंचाई, यदि वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो, h डैश हो तो आवर्धन बराबर क्या सूत्र हो जाएगा बाबू, आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, m से। m बराबर क्या लिखे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तुबिंब की ऊंचाई के अनुपात को, यानी h डैश बराबर h हो जाएगा। ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर। जो फाइनल आपका फॉर्मूला रहेगा या कीवर्ड रहेगा उसको बाबू या तो आप अंडरलाइन कर दीजिए, या लास्ट में यदि कोई फॉर्मूला आ रहा है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में घेर दीजिए चारों साइड, h डैश बटे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया कि आवर्धन क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलेंगे। इसे m से डिनोट किया जाता है। यदि वस्तु की ऊंचाई को h और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश हो तो आवर्धन का फॉर्मूला होगा बाबू एच एम बराबर h डैश बटे h। इस तरह से यदि आप कंप्लीट यदि लिख रहे हैं आंसर को तो आपको फुल में फुल मार्क आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू सेकेंड क्वेश्चन को देखिए कैसे लिखेंगे, दूरदृष्टि दोष क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष क्या है। चलिए बाबू सेकेंड आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो है बिहार बोर्ड 2026 में आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिए बाबू, कंप्लीट वीडियो लेक्चर को देखिए और प्रॉपर तरीके से अपना नोट्स बनाइए ताकि आप बार बार उसको रिवीजन कर सके। एक बात हमेशा याद रख लीजिए, वाइज स्टूडेंट ऑलवेज रिवाइज। आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने की आवश्यकता है, तब जाके हूबहू एग्जैक्ट आप एग्जामिनेशन हॉल में उस क्वेश्चन को लिख पाइएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या है, दोष क्या है, दूरदृष्टि दोष क्या है। ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया है बाबू, 2018 में, 2022 में भी पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया, 26 में तो पूरा फुल गारंटी है पूछने का। समझ गए ना। आपके पास जो क्वेश्चन है बाबू, दूरदृष्टि दोष क्या है, कैसे लिखेंगे बाबू। सबसे पहले दूरदृष्टि दोष लिखिए, आंसर दे के लिखिए, हेडिंग लिखिए दूरदृष्टि दोष, दूर दृष्टि और दोष लिख लेंगे, उसको अंडरलाइन कर देंगे बाबू, जिसको लिखेंगे अंडरलाइन कर देंगे, लिखेंगे वह नेत्र दोष, वह नेत्र दोष, वह नेत्र दोष है, वह नेत्र दोष है जिसमें 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 व्यक्ति निकट की वस्तुएं, निकट की
वस्तुएं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं, स्पष्ट नहीं, स्पष्ट नहीं, स्पष्ट नहीं देख पाता, देख पाता। कोमा देंगे, यहां कोमा का यूज करेंगे बाबू। स्पष्ट नहीं देख पाता, लेकिन, लेकिन लिखेंगे, लेकिन, लेकिन दूर की वस्तुएं, लेकिन दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई, दिखाई देती है, दिखाई देती है, दिखाई देती है, उसे, उसे क्या बोल देंगे, उसे दूरदृष्टि, दूरदृष्टि दोष कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं बाबू। इस तरह से लिखेंगे, फाइनल आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, 2018 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, और पॉसिबिलिटी है पूछने की 2026 में। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है बाबू, वह नेत्र दोष है जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। यानी दूरदृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई देगा, लेकिन निकट में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए लिखे हैं बाबू, वह नेत्र दोष जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यदि आपका इस तरह से आंसर लिखा हुआ रहेगा, कहीं कटपीट नहीं होना चाहिए बाबू, आपका फाइनल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, साफ सुथरे लेटर में रहना चाहिए, और गोलाकार लिखिए हमेशा प्रत्येक लेटर को, ताकि आपका हैंडराइटिंग यदि कम भी अच्छा है तो वह भी देखने में बहुत अच्छा लगने लगेगा। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और तीसरा बहुत फेमस क्वेश्चन है बाबू, ओम के नियम। तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। तीसरा क्वेश्चन है ओम के नियम को लिखना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ओम के नियम को लिखे, ओम के नियम को लिखे, ओम के नियम को लिखे, ओम के नियम को लिखना है बाबू, ओम के नियम को लिखे। कब कब पूछा गया है, देखिए इसमें भी 2017 में पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है बाबू, उसके बाद 2020 में भी पूछा गया है, 3 बार देखिए पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया है बाबू, 18 में भी, और 22 में भी पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए और हमसे आप मैच कीजिएगा कि आपका आंसर कैसा था। चलिए, ओम के नियम, आंसर लिखेंगे बाबू, आंसर, आंसर सबसे पहले हेडिंग लिखिए, ओम के नियम, ओम के नियम, ओम्स लॉ, ओम के नियम, इसको लिख करके अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करना मत भूलिए। यदि 2 पेन है तो जो हेडिंग वाला है, जो अंडरलाइन वाली लाइन है, उसको आप दूसरे पेन से लिखिए, ब्लैक पेन से, और ब्लू पेन से आप उसका आंसर दीजिए। 2 पेन का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका जो कॉपी है अन्य के कंपैरिजन में बेस्ट दिखेगा। चलिए, ओम के नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, स्थिर ताप पर किसी, स्थिर ताप पर किसी, अच्छा से लिखिए, किसी चालक में प्रवाहित धारा, किसी चालक में, चालक में प्रवाहित, प्रवाहित धारा, धारा को अपने लोग आई से इंडिकेट करते हैं बाबू, प्रवाहित धारा, ठीक, उसके, उसके, उसके सिरों, उसके सिरों के बीच, उसके सिरों के बीच लगाए गए, लगाए गए, लगाए गए
विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर के समानुपाती होते हैं, के समानुपाती, के समानुपाती होती है, होती है। ये हो गया आपका ओम्स का नियम। बहुत अच्छा से लिखिए। स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। कहने का मतलब हो गया बाबू, डेटिज में लिख दीजिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा, भी बराबर आई आर। ये आपका जो है फाइनल आंसर हो गया बाबू ओम्स के नियम्स का, भी बराबर आई आर। कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है बाबू। तो ओम का नियम क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट इसी तरह लिखिए, हूं बहू, कहीं ओवरराइटिंग मत कीजिए बाबू, ओवरराइटिंग से बचिए। बार बार ध्यान में रखिए, ओवरराइटिंग नहीं करना है। पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे, स्टोरी टाइप नहीं बनाएंगे आंसर को, समझ गए ना। तो ओम के नियम क्या हो गया, स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रभावित धारा आई उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई या भी बराबर आई आर हो जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बिहार बोर्ड में जो टॉपर स्टूडेंट थे वहां पर जो इंटरव्यू हो रहा था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है बाबू, आप लोग भी याद कर लीजिए। कहीं मौका मिल गया यदि आप लोग भी टॉप कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो बेहतरीन तरह से आप उसका एक्सप्लेन कर दीजिएगा, जिससे हमें भी लगेगा ये मेरा स्टूडेंट जो है बहुत अच्छा से गर्व फील महसूस होगा बाबू कि आप लोग इतनी तरह से बेहतरीन तरह से आंसर दे रहे हैं। जरूर मन लगा के स्टडी कीजिए बाबू। अपने माता पिता का नाम यदि रोशन करना है तो मेहनत मन से कीजिए, मेहनत से मोहब्बत कीजिए, गले लगा लीजिए, तब जाके आपका मार्क्स भी आएगा और आदमी आपको गले लगा देंगे। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू, और बेहतरीन क्वेश्चन होगा। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, डायनेमो क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है चौथा, डायनेमो। डायनेमो, डायनेमो क्या है बाबू, डायनेमो क्या है, डायनेमो क्या है बाबू। उसके बाद इसका क्या उपयोग है, इसका क्या उपयोग है, इसका क्या उपयोग है। लिखिए तो आप लोग भी, क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए बाबू। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि डायनेमो क्या है, इसका क्या उपयोग है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। चलिए अब इसका आंसर लिखेंगे बाबू, डायनेमो क्या है। डायनेमो लिखिए, डायनेमो एक ऐसा, डायनेमो, डायनेमो, डायनेमो एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है बाबू। डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो जो यांत्रिक, जो यांत्रिक, जो यांत्रिक ऊर्जा को, जो यांत्रिक ऊर्जा को, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परिवर्तित, परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। ये हो गया डायनेमो क्या है बाबू। डायनेमो क्या है, डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या है बाबू, डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसको डायनेमो कहते हैं। अब इसका क्या लिखेंगे बाबू, यूज लिखेंगे, यूज लिखना है। चलिए यूज देके डैश देंगे,
यूज लिख देंगे डायनेमो का उपयोग। लिखिए एक लाइन बाबू, डायनेमो का उपयोग। डायनेमो का उपयोग लिखेंगे बाबू, यूज ऑफ डायनेमो। डायनेमो का उपयोग लिखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है बाबू, डायनेमो का यूज क्या है? चलिए लिखेंगे इसका उपयोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग ताप विद्युत, ताप विद्युत, इसका उपयोग ताप विद्युत और जल विद्युत, और जल विद्युत, और जल विद्युत संयंत्रों में, संयंत्रों में, संयंत्रों में बिजली उत्पन्न करने, बिजली, बिजली उत्पन्न, बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, करने के लिए, करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। चलिए आपका ये फाइनल आंसर हो गया 2 मार्क्स का बाबू। कह रहा डायनेमो क्या है? डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यूज ऑफ डायनेमो, इसका उपयोग ताप विद्युत और जल विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन करने के लिए किया जाता है। किसके उत्पादन में बाबू? बिजली उत्पादन करने में किया जाता है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इसी तरह से आप 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखिए बाबू, और मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कीजिए। हम आपके कॉपी को गो थ्रू करेंगे, समझ गए ना, और तब बताएंगे आप में कहां प्रॉब्लम है, कहां आप क्वेश्चन को लॉन्ग लिख रहे हैं, किस तरह लिखने की नीड है, हम एक एक करके आपका चेक करेंगे बाबू। तो जरूर आप लोग मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि मेहनत की आग में कूद जाइए। कठिन परिश्रम कीजिए बाबू, संघर्ष कीजिए, हर्ष के साथ संघर्ष करना है ताकि आपका रिजल्ट भी बेहतरीन आए। तो पूरी अपनी ताकत झोंक दीजिए, क्योंकि यही वह समय है बाबू मेहनत करने की। एग्जाम के बाद तो आपको रिजल्ट की नीड होगा, तो रिजल्ट तभी बेहतर आ सकता है जब अपनी मेहनत को आप दुगुना कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, डे 4 में मिलेंगे बाबू, न्यू ऊर्जा के साथ मिलेंगे और न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। चलिए कल की क्लास में मिलते हैं। क्लास को शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच बाबू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।